प्रश्न संख्या 4 है, बाल अधिकार से आप क्या समझते हैं? निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की प्रमुख बातों का वर्णन कीजिए। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम सन 2009 में पारित हुआ था। वर्तमान समय में भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के ऐसे लगभग 90 लाख बालक हैं जो विद्यालय नहीं जाते। यद्यपि संविधान के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों के लिए निःशुल्क एवं प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान था, लेकिन अनुच्छेद 21 में 21(a) को जोड़कर संविधान के 86वें संशोधन के अंतर्गत निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को बालकों का मौलिक अधिकार बना दिया गया। इस अधिकार को कानूनी रूप से 4 अगस्त 2009 को दिया गया और इसे सन 2009 में पारित कर दिया गया। प्रश्न 5 है, प्राथमिक विद्यालयों में विद्यालय प्रबंध समिति के गठन एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। कार्य है, नंबर 1, विद्यालय के आस पड़ोस में रहने वाले 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को विद्यालय में नामांकन तथा उनकी सतत उपस्थिति सुनिश्चित करना। नंबर 2 है, समिति विद्यालय में नियुक्त शिक्षकों के लिए उपस्थित होने में नियमितता एवं समय पालन, माता पिता के साथ नियमित बैठक करना, बालक के विषय में जानकारी देना। नंबर 3 है, विद्यालय के आसपास रहने वाली जनता को बाल अधिकारों की सामान्य एवं रचनात्मक तरीकों से जानकारी देना। प्रश्न है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट के प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए। डाइट के कार्य, नंबर 1 है, संदर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना, सेवा पूर्व शिक्षकों को प्रशिक्षण देना, सेवारत प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, न्याय पंचायत संसाधन के केंद्रों को शैक्षिक सहयोग प्रदान करना। नंबर 5 है, विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के लिए संस्थागत नियोजन और प्रबंधन का कार्यक्रम संचालित करना। नंबर 6 है, ब्लॉक संसाधन केंद्रों को शैक्षिक सहयोग देना, सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाने में सहयोग करना तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। प्रश्न संख्या 21 है, मिशनरी स्कूलों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। नंबर 1 है, कक्षा शिक्षा प्रणाली शुरू करने का श्रेय इन्हीं मिशनरियों को जाता है। नंबर 2 है, मिशनरी स्कूलों में आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता था। नंबर 3 है, मिशनरी स्कूल के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएं थी। नंबर 4 है, मिशनरी स्कूलों में ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती थी। नंबर 5 है, इन स्कूलों में पाठ्यक्रम व्यापक था, उसमें भारतीय एवं अंग्रेजी भाषाओं के साथ साथ इतिहास, भूगोल, गणित, व्याकरण और विज्ञान आदि विषय सम्मिलित थे। नंबर 6, बालकों को पुस्तकें एवं लेखन सामग्री निःशुल्क प्रदान की जाती थी। प्रश्न 24 है, कर्जन की शिक्षा नीति का मूल्यांकन संक्षेप में कीजिए। भारतीय शिक्षा के विकास में लॉर्ड कर्जन का योगदान निम्नलिखित है। नंबर 1 है, विश्वविद्यालय का पुनर्संगठन एवं उच्च शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाना। नंबर 2 है, माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता वृद्धि करना। नंबर 3 है, प्राथमिक शिक्षा की उन्नति करना। नंबर 4 है, मातृभाषा को माध्यम बनाकर भारतीय भाषाओं का विकास करना। नंबर 5 है, कृषि प्रधान देश के लिए कृषि शिक्षा की व्यवस्था। नंबर 6, केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना करना। प्रश्न नंबर 25 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की विशेषताएं लिखिए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है, विद्यालय एवं कक्षा और कक्षाओं को आकर्षक बनाने पर बल दिया गया। नंबर 2 है, छात्र केंद्रित एवं कार्यकलाप आधारित शिक्षण अधिगम के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता के प्रोत्साहन पर जोर दिया गया। नंबर 3 है, विद्यालय के प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए भवन, अध्यापकों एवं शिक्षण सामग्री के संबंध में स्पष्ट सुविधाओं का उल्लेख किया गया। नंबर 4 है, अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया हेतु न्यूनतम मदों का उल्लेख किया गया। नंबर 5 है, प्रत्येक मद की गुणवत्ता बनाए रखने के उद्देश्य से आपूर्ति किए जाने वाले प्रत्येक मद के मानक एवं उसकी विशिष्टताएं निर्धारित की गई हैं। प्रश्न संख्या 26 है, एसओपीटी का पूरा नाम लिखिए। इसके 2 मुख्य उद्देश्य बताइए। एसओपीटी का पूरा नाम है स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर प्राइमरी टीचर। प्राथमिक शिक्षा में शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम। एसओपीटी कार्यक्रम संपूर्ण देश में 1993 से 94 से प्रारंभ हुआ। इसके उद्देश्य निम्न प्रकार है। नंबर 1 है, नेसर्ट सन 1991 की राष्ट्रीय रिपोर्ट में चर्चित न्यूनतम अधिगम स्तर की दक्षताओं पर बल देना। नंबर 2 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में दी जाने वाली सामग्री का समुचित उपयोग करने की दक्षता का विकास करना। नंबर 3 है, अध्यापकों को छात्र छात्राओं को केंद्रित अधिगम अपनाने हेतु प्रोत्साहित करना। नंबर 4 है, कौशल तथा क्रियाकलाप केंद्रित शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया में प्रशिक्षण प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना। प्रश्न 28 है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित बच्चों के प्रमुख अधिकारों का वर्णन कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ यूनो ने बालकों के अधिकारों की घोषणा 10 दिसंबर 1950 में की थी। इस घोषणा का मूल उद्देश्य विश्व के समस्त बालकों हेतु मूलभूत मानवीय अधिकारों को सुनिश्चित करना था। भारत सरकार ने इस घोषणा को 11 दिसंबर 1992 को स्वीकार किया, जिसके मुख्य बिंदु निम्नांकित है। नंबर 1 है, बच्चों को जन्म के तत्काल बाद पंजीकरण एवं राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार।
नंबर 2 है प्रत्येक बच्चे को अपनी राष्ट्रीयता नाम एवं पारिवारिक नाम बनाए रखने का अधिकार प्रदान किया गया। नंबर 3 है बच्चों के माता पिता की इच्छा के विरुद्ध अलग ना करना। नंबर 4 है माता पिता अथवा परिवार से पुनः एकीकरण और संबंध बनाए रखने का अधिकार बच्चों को दिया गया। नंबर 5 है बच्चों के अपहरण, क्रय विक्रय एवं व्यापार को रोकने के लिए राष्ट्र द्वारा कानून बनाना इत्यादि। प्रश्न 31 है कोठारी आयोग ने शिक्षा के परंपरागत स्वरूप के स्थान पर आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा को क्यों महत्व दिया? कोठारी आयोग की नियुक्ति के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कारण थे। नंबर 1 है शिक्षा को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी युक्त बनाना। नंबर 2 है शिक्षा के सर्वतोमुखी और सर्वांगीण सुधार पर विचार करना। नंबर 3 है संपूर्ण देश में समान शिक्षा प्रणाली की स्थापना पर विचार करना। नंबर 4 है पूर्व नियुक्त दोनों आयोगों के सुझाव एवं उन पर हुई कार्यवाही का प्रशिक्षण करना। नंबर 5 है शिक्षा के परंपरागत स्वरूप के गुणों को बनाए रखने के लिए उसमें नवीन आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तन करना। प्रश्न संख्या 32 है एसओपीटी कार्यक्रम संचालित करने के कारण बताइए। एसओपीटी के निम्नलिखित कारण है। नंबर 1 है एनसीईआरटी 1991 की राष्ट्रीय रिपोर्ट में न्यूनतम अधिगम स्तर की दक्षताओं पर जोर देना। नंबर 2 है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में दी जाने वाली सामग्री का समुचित उपयोग करने की क्षमता का विकास करना। नंबर 3 है शिक्षकों को शिक्षार्थी केंद्रित अधिगम अपनाने हेतु प्रोत्साहित करना। नंबर 4 है कौशल एवं क्रियाकलाप केंद्रित शिक्षण तथा अधिगम प्रक्रिया में प्रशिक्षण प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना। प्रश्न 34 है जिला परियोजना कार्यालय की स्थापना के उद्देश्य लिखे। नंबर 1 है जिला के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को पूर्ण करना जिला परियोजना कार्यालय का प्रमुख उद्देश्य है। नंबर 2 है बालिकाओं एवं महिलाओं का विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पुरुषों के समान ही शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना। नंबर 3 है 6 से 14 वर्ष तक आयु वर्ग के बालक एवं बालिकाओं कतिपय कारणों से विद्यालय जाने से वंचित रह जाते हैं, उनको प्रेरणा प्रदान करके एवं समस्याओं का समाधान करके विद्यालय तक भेजना। प्रश्न संख्या 35 है वुड के घोषणा पत्र के 4 दोष लिखे। नंबर 1 है शिक्षा की संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार को सौंपकर शिक्षा को पूर्णतया राज्य के अधीन करके उस पर नौकरशाही का आधिपत्य स्थापित कर दिया गया। नंबर 2 है भारतीयों को इस उद्देश्य से शिक्षा देने के लिए सुझाव दिया गया जिससे वे ब्रिटिश शासन को मजबूती प्रदान करें एवं सरकार को सहयोग दे सके। नंबर 3 है भारतीय भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में आंशिक रूप से स्वीकार तो किया गया है लेकिन अंग्रेजी फिर भी शिक्षा का माध्यम बनी रही, देशी भाषाएं विलुप्त हो गई। नंबर 4 है भारतीयों को व्यावसायिक शिक्षा देने का मुख्य उद्देश्य भारतीयों को सरकार का स्वामी भक्त सेवक बनाना था, इससे भारतीयों को विशेष लाभ ना पहुंच सका। प्रश्न संख्या 36 है मैकाले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत माना जाता है। नंबर 1 है मैकाले पहला अंग्रेज विद्वान था जिसने प्राच्य पाश्चात्यवाद विवाद खत्म किया था। नंबर 2 है मैकाले के विवरण पत्र में भारत हेतु प्राच्य पाश्चात्यवाद ज्ञान विज्ञान के द्वार खोल दिए थे। नंबर 3 है अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीय जनता में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना उत्पन्न करके उनमें राजनैतिक जागृति पैदा की। यदि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रादुर्भाव ना हुआ होता तो भारत में स्वतंत्रता संग्राम भी कभी नहीं छिड़ता। प्रश्न है मिशनरी स्कूलों की विशेषताएं लिखिए। नंबर 1 है मिशनरी स्कूलों में प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएं थी। नंबर 2 है मिशनरी स्कूलों को ही कक्षा शिक्षण प्रणाली शुरू करने का श्रेय जाता है। नंबर 3 है मिशनरी स्कूलों में आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 38 है सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 31 मार्च 2009 में कुल कितना व्यय हुआ? देश में शिक्षा का विस्तार करने के उद्देश्य से सभी को शिक्षा सुलभ कराने हेतु एवं बुनियादी शिक्षा के दायरे में सभी को लाने हेतु प्रदेश में सन 2001 से 2002 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई थी। इस अधिनियम के अंतर्गत 31 मार्च 2009 तक प्रदेश में कुल व्यय 13,328.19 करोड़ रुपया व्यय हुआ था। प्रश्न संख्या 40 है कलकत्ता मदरसा एवं बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? कलकत्ता मदरसे की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य इस्लाम धर्म तथा मुस्लिम कानूनों की शिक्षा देकर अंग्रेज न्यायाधीशों हेतु मुस्लिम सलाहकार तैयार करना था। बनारस संस्कृत विद्यालय की स्थापना का उद्देश्य मनुस्मृति पर आधारित हिंदू कानूनों की शिक्षा देकर अंग्रेज न्यायाधीशों के हिंदू सलाहकार तैयार करना था। प्रश्न 44 है कोठारी आयोग के अनुसार शिक्षा का पंचमुखी कार्यक्रम क्या है? कोठारी आयोग ने राष्ट्रीय विकास के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित पंचमुखी कार्यक्रम प्रस्तुत किया। नंबर 1 है शिक्षा को उत्पादकता से जोड़ना। नंबर 2 है शिक्षा के द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना। नंबर 3 है शैक्षिक क्रियाकलापों के माध्यम से सामाजिक एकता को मजबूत करना। नंबर 4 है शिक्षा के द्वारा नैतिक, आध्यात्मिक एवं सामाजिक मूल्यों का विकास करना। नंबर 5 है जिज्ञासा की प्रवृत्ति, मनोवृत्ति एवं मानवीय मूल्यों के द्वारा कौशल का विकास करते हुए सामाजिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को विकसित करना। प्रश्न 58 है माध्यमिक शिक्षा के दोषों को दूर करने के लिए हंटर आयोग ने क्या सुझाव दिए? माध्यमिक शिक्षा की ओर प्राथमिक शिक्षा की अपेक्षा कम ध्यान दिया गया। उसके गुणों तथा दोषों को दूर करने हेतु आयोग ने निम्न सुझाव दिए।
नंबर 1 है विद्यालयों को सरकार की ओर से मदद अनुदान दिए जाने चाहिए। नंबर 2 है प्रत्येक जिले में 1 से अधिक राजकीय विद्यालय न खोले जाएं। नंबर 3 है विद्यालय के भवन निर्माण, विज्ञान सामग्री, पुस्तकालय और फर्नीचर आदि हेतु सरकार द्वारा आर्थिक अनुदान दिए जाए। नंबर 4 है सरकारी स्कूलों को धीरे धीरे प्राइवेट स्कूलों में परिवर्तित कर दिया जाए। नंबर 5 है देश के किसी भाग में अंग्रेजी स्कूलों के खोलने की आवश्यकता होने पर सहायक अनुदान प्रणाली के आधार पर खोला जाए। प्रश्न संख्या 62 है कोठारी आयोग के गुणों का वर्णन कीजिए। कोठारी आयोग के प्रमुख गुणों का विवरण इस प्रकार है। नंबर 1 है अधिकाधिक लोगों से शिक्षा ग्रहण करने हेतु आग्रह करना। नंबर 2 है नवीन प्रयोगों एवं शोध कार्यों को प्रोत्साहन देना। शिक्षा के पुनर्संगठन द्वारा उसे उपयोगी बनाए जाने के व्यवहारिक प्रतिरूप का सुझाव प्राप्त करना। नंबर 4 है शिक्षा का सर्वांगीण विकास। शिक्षा पर अधिकाधिक धन व्यय किए जाने का सुझाव। शिक्षा प्रणाली और मूल्यांकन में महत्वपूर्ण परिवर्तन। प्रश्न संख्या 63 है कोठारी आयोग के दोषों का वर्णन कीजिए। नंबर 1 है इस आयोग के पूर्ण रूपेण क्रियान्वित रूप देने से गांधी जी की बेसिक शिक्षा का प्रत्यय समाप्त हो जाएगा। नंबर 2 है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर बल देने के कारण बालकों का नैतिक व आध्यात्मिक विकास रुक जाना। अंग्रेजी पर जोर देने से भारतीय भाषाओं का विकास अवरुद्ध हो जाना। संस्कृत के अध्ययन के अभाव में प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का लोप हो जाना। नंबर 5 है प्रारंभिक शिक्षा के संबंध में स्पष्ट विचारों का अभाव होना। प्रश्न संख्या 70 है राष्ट्रीय शिक्षा की नवीनतम नीति 1992 की कुछ नई संकल्पनाओं का उल्लेख कीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा की नवीनतम नीति की प्रमुख संकल्पनाएं इस प्रकार है। नंबर 1 है शिक्षा का राष्ट्रीय स्वरूप। नंबर 2 है स्व शिक्षा एवं स्व अनुभव द्वारा सीखना। नंबर 3 है महिला शिक्षा साक्षरता कार्यक्रम, अध्यापक प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान, शिक्षा का आधुनिकीकरण, नौकरी के लिए डिग्री की अनिवार्यता समाप्त करना, शिक्षा का व्यवसायीकरण, नैतिक मूल्यों का महत्व, परीक्षा प्रणाली में सुधार, सदैव चलने वाले प्राथमिक विद्यालय, अखिल भारतीय शिक्षा सेवा का गठन, खुले विश्वविद्यालयों की स्थापना, नवीन शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, नवोदय विद्यालय की स्थापना, पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा, पर्यावरण की रक्षा पर बल, खेलों के महत्व को स्वीकार करना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना। प्रश्न संख्या 83 है बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम को स्पष्ट कीजिए। बुनियादी शिक्षा का पाठ्यक्रम इस प्रकार है। नंबर 1 है हस्तकौशल एवं उद्योग। हस्तकौशल एवं उद्योग के अंतर्गत कताई, बुनाई, बागबानी, कृषि, काष्ठ कला, चर्म कार्य, पुस्तक कला, मिट्टी का काम और मछली पालन आदि शामिल है। नंबर 2 है मातृभाषा पर बल। बुनियादी शिक्षा में मातृभाषा पर बल दिया जाता है। नंबर 3 है हिंदुस्तानी हिंदी। हिंदुस्तानी हिंदी का प्रयोग उन लोगों के लिए जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है। नंबर 4 है व्यवहारिक गणित। इसमें नाप तौल, अंक गणित, बीज गणित एवं रेखा गणित समाहित है। नंबर 5 है सामाजिक विषय। इसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र तथा सामाजिक अध्ययन आदि विषय शामिल हैं। प्रश्न संख्या 89 है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की प्रमुख विशेषताएं बताइए। नंबर 1 है प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाषा, गणित, सामाजिक विषय एवं विज्ञान विषयों का पाठ्यक्रम भी शामिल किया जाए। नंबर 2 है शिक्षा प्रणालियों के दौरान मूल्यों के विकास पर बल दिए जाएं। नंबर 3 है मूल्यों के विकास में प्रयोगात्मक और क्रियात्मक तकनीकी को समाहित करने की जरूरत है। प्रश्न संख्या 90 है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम के महत्व को स्पष्ट कीजिए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड एक केंद्रीय प्रायोजित कार्यक्रम है जिसे 1986 में देश के समस्त प्राथमिक विद्यालयों को न्यूनतम सुविधाएं प्रदान करने हेतु जारी किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा में छात्रों को आवश्यक संस्थागत उपकरण और निर्देशक सामग्री उपलब्ध करा के अध्ययन में मदद करना है। प्रश्न संख्या 93 है वुड घोषणा पत्र की मुख्य विशेषताओं को लिखिए। नंबर 1 है शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए घोषणा पत्र ने शिक्षक प्रशिक्षक विद्यालय खोलने और शिक्षकों को अच्छा वेतन देने का सुझाव दिया। नंबर 2 है इस घोषणा पत्र द्वारा प्रथम बार यह अनुभव किया गया कि भारतीयों की शिक्षा का दायित्व सरकार पर है। नंबर 3 है शिक्षा में छनाई के सिद्धांत को अस्वीकार किया गया और जन शिक्षा के प्रसार पर बल दिया गया। नंबर 4 है इस घोषणा पत्र के द्वारा पहली बार संपूर्ण देश के लिए एक व्यापक शिक्षा योजना प्रस्तुत की गई जिसमें प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा को स्थान दिया गया। नंबर 5 है घोषणा पत्र के द्वारा एक निश्चित शिक्षा नीति को स्वीकार किया गया और शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए गए। नंबर 6 है प्रत्येक प्रांत में शिक्षा विभाग की स्थापना करके शिक्षा को सुव्यवस्थित और सुसंगठित बनाने का प्रयास किया गया। नंबर 7 है शिक्षा प्राप्ति के लिए निर्धन छात्रों को छात्रवृत्तियां देने की सिफारिश की गई। नंबर 8 है भारतीय भाषाओं में पुस्तकें लिखवाने की व्यवस्था की गई। नंबर 9 है भारतीय शिक्षा संस्थाओं के पुनरुत्थान की ओर ध्यान दिया गया।
प्रश्न संख्या 94 है, न्यूनतम मध्यम स्तर की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। यह प्राथमिक स्तर की गुणवत्ता के लिए किस प्रकार सहायक है? न्यूनतम मध्यम स्तर 3 शब्दों के योग से निर्मित हुआ है। यदि तीनों का अर्थ अलग अलग समझ लिया जाए तो इसका अभिप्राय स्पष्ट हो जाएगा। नंबर 1 है न्यूनतम। न्यूनतम शब्द का तात्पर्य कौशलता के उस अंश से है जो किसी निश्चित कक्षा के छात्रों द्वारा निश्चित समय में अर्जित किया जाता है। नंबर 2 है अधिगम। अधिगम शब्द का अर्थ है सीखना, अर्थात बालक के व्यवहार में ऐसे परिवर्तन होना जिससे वह स्वयं को समाज में समायोजित कर सके। नंबर 3 है स्तर। स्तर शब्द का आशय उस स्थिति से है जिसमें बालक निश्चित समय में उपलब्धि प्राप्त करना है, अर्थात कक्षा 7 में पढ़ने वाले छात्र का स्तर कक्षा 7 के पाठ्यक्रम को तैयार करना या उसमें निपुण होना। न्यूनतम मध्यम स्तर की परिभाषा। न्यूनतम मध्यम स्तर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यह निर्धारित किया जाता है कि बच्चे को अमुक या किसी निश्चित स्तर पर कम से कम कितना सीखना चाहिए। उदाहरण है, मोहन कक्षा 7 का छात्र है और उसके लिए बोर्ड द्वारा यह निश्चित किया गया है कि कम से कम 33% अंक प्राप्त करने वाला छात्र उत्तीर्ण होगा, तो उस बालक के द्वारा सत्र में मेहनत करके 7वीं के स्तर को पास करने के लिए 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यही न्यूनतम मध्यम स्तर कहलाएगा। प्रश्न संख्या 98 है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की समस्याएं बताइए। भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की प्रगति में कई बाधाएं हैं। कुछ प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित है। नंबर 1 है पूर्व प्राथमिक शिक्षा का महंगा होना। नंबर 2 है स्कूलों की अनुपलब्धता। नंबर 3 है उद्देश्यों की अस्पष्टता। नंबर 4 है दोषपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया, अनुपयुक्त पाठ्यक्रम, अप्रशिक्षित व स्नेहविहीन अध्यापक, दोषपूर्ण प्रबंध व्यवस्था, अभिभावकों की अज्ञानता, अनुसंधान व नवाचार की कमी इत्यादि। प्रश्न संख्या 105 है, वंचित वर्ग से आप क्या समझते हैं? वंचित वर्ग सामान्य अर्थों में वंचित वर्ग से आशय समाज के ऐसे लोगों से है जो अब तक विकास की मुख्य धारा से अलग हैं। विशेष अर्थों में वंचित वर्ग से आशय समाज के ऐसे लोगों से है जो आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े हैं। प्रश्न संख्या 106, स्वतंत्रता पश्चात के किन्हीं 2 शिक्षा आयोगों का परिचय दीजिए। नंबर 1 है मुदालियर आयोग। भारत में माध्यमिक शिक्षा की प्रणाली की जांच करने के उद्देश्य से स्थापित एक शिक्षा आयोग था। इसका मुख्य उद्देश्य देश में माध्यमिक शिक्षा प्रणाली की स्थितियों की जांच करना और इसे सुधारने के उपाय बताना था। नंबर 2 है कोठारी आयोग। कोठारी आयोग सन 1964 से 66 को उस समय में पालन की जाने वाली शैक्षिक प्रणाली का आकलन करने और शिक्षा के राष्ट्रीय पैटर्न और सभी स्तरों पर शिक्षा का विकास करने वाली नीतियों और सिद्धांतों की सिफारिश करने के लिए नियुक्त किया गया था।